बीए प्रथम वर्ष हिंदी द्वितीय पत्र के अंतर्गत आज हम लोग तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश भाषा का संक्षिप्त परिचय एवं उसकी विशेषताओं पर विचार करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मध्यकालीन आर्य भाषा का तृतीय रूप अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। यह प्राकृत एवं वर्तमान भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की भाषा है। प्राकृत भाषाएं जब व्याकरण के नियमों में जकड़ गईं तो उनका साहित्यिक रूप स्थिर हो गया, किंतु जनभाषा अपनी गति से आगे बढ़ती रही तथा साहित्यिक प्राकृत एवं जनभाषा में अंतर हो गया। उस काल की जनभाषा में प्रयोग किए जाने वाले व्याकरण विरुद्ध प्रयोगों को अपभ्रंश नाम दिया गया। अपभ्रंश का अर्थ भ्रष्ट, बिगड़ा, अशुद्ध प्रयोगों से था। शनैः शनैः लोकभाषा में अपभ्रंश प्रयोगों का आधिक्य हो गया। बाद में अपभ्रंश के रूप में इसे मान्यता मिल गई। अपभ्रंश को कई नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे अपभ्रष्ट, अवहंस, अवहत, अवहट्ट, अवहट्ट, अभिरोक्त, देशभाषा, देसी एवं ग्रामीण भाषा आदि। परंतु भाषा विज्ञान के विद्वान अपभ्रंश के समानार्थक अन्य नामों को स्वीकार करने से सहमत नहीं है। अपभ्रंश भाषाओं का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का प्रयोग संस्कृत के उद्भट विद्वानों ने किया, जैसे भामह ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक काव्यालंकार में, वैयाकरण चंड ने प्राकृत लक्षणम में, रुद्रट एवं हेमचंद्र ने शब्दानुशासन में किया। साहित्य के अर्थ में अपभ्रंश का उल्लेखनीय ग्रंथ पुष्पदंत रचित अग्नि आदि पुराण, सरहपाकृत दोहाकोश, स्वयंभु कविकृत पौमचर्यु, धनपालकृत भविष्यत कहा, पुष्पदंतकृत जसहर चर्यु तथा रामसिंह कृत पाउड़ दोहा आदि है। अपभ्रंश का क्षेत्र। अपभ्रंश किस क्षेत्र में बोली जाती थी यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि अपभ्रंश का सबसे पहले विकास पश्चिमोत्तर भारत में हुआ था। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना मध्य देशीय सौरसेनी अपभ्रंश को उस समय की परिमार्जित भाषा स्वीकार करते हैं। कीथ के अनुसार अपभ्रंश गुजरों तथा आभीरों की भाषा थी। राजशेखर का मत है कि अपभ्रंश मरुभूमि, टक तथा माया देश के निवासी भी बोलते थे। संस्कृत भाषा से अपभ्रंश का संबंध प्रायः समाप्त हो गया था। अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश के अनेक भेद माने गए हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश के अनंत भेद माने गए हैं। नमी साधु ने काव्यालंकार टीका में अपभ्रंश के 3 भेद बताए हैं, उपनागर, आभीर तथा ग्राम्य। प्राकृत सर्वस्व में मार्कंडे ने भी अपभ्रंश के 3 भेद इस प्रकार किए हैं, नागर, उपनागर और ब्राचर। डॉक्टर जीबी तगारे ने भी 3 भेद स्वीकार किए हैं, दक्षिणी, पश्चिमी तथा पूर्वी। याकोबी ने अपभ्रंश के 4 भेदों में बांटा है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपने हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान पुस्तक में अपभ्रंश के 2 भेद किए हैं, पश्चिमी अपभ्रंश और पूर्वी अपभ्रंश। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपभ्रंश के भेदों के विषय में अनेक मत हैं, परंतु इतना निर्विवाद है कि अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। इनकी संख्या 13-14 मानी गई है। हम क्षेत्र विशेषता एवं जाति के आधार पर अपभ्रंश को कुछ इन वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे पहला अपभ्रंश लेते हैं सौरसेनी अपभ्रंश। इससे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती 3 भागों में बांट दिया गया है। पश्चिमी हिंदी से ब्रजभाषा, खरी बोली, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली। राजस्थानी से मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी।
इसी प्रकार अर्धमागधी अपभ्रंश जो कि पूर्वी हिंदी का एक रूप है, उसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी भाषाएं आईं। मागधी के अंतर्गत हम बिहारी, बंगला, असमिया और उड़िया को शामिल करते हैं। बिहारी की बोलियों में भोजपुरी, मैथिली और मगही प्रमुख है, जैसा कि प्रसिद्ध भाषाविद ग्रियर्सन ने कहा है। पैसाची या कई अपभ्रंश में लहंदा और पंजाबी पर सौरसनी अपभ्रंश का प्रभाव है। ब्राचर से सिंधी, महाराष्ट्र से मराठी। एक है खस जिसे पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी के शिमला के निकटवर्ती भागों में बोली जाती है, और मध्य पहाड़ी के अंतर्गत कुमायूं जो नैनीताल, अल्मोड़ा के पास बोली जाती है, और गढ़वाल मसूरी के आसपास की बोली है, और पूर्वी पहाड़ी में नेपाली, गोरखाली या खसकुड़ा है। अर्थात पहाड़ी से पहाड़ियों को हम 3 भागों में बांटते हैं: पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी। गोरखाली को खसकुरा भी कहते हैं। इसकी लिपि देवनागरी है। अब हम अपभ्रंश की प्रमुख विशेषताओं पर विचार करते हैं। ध्वनि संबंधी विशेषता। अपभ्रंश में प्रायः उन्हीं ध्वनियों का प्रयोग हुआ जो प्राकृत में पाई जाती थी। री का लिखित रूप था, किंतु स्वर की तरह उच्चारण का अभाव हो गया। तीनों श अर्थात तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत स के स्थान पर केवल दंत स का प्रयोग मिलता है, परंतु मागधी अपभ्रंश में तीनों के स्थान पर तालव्य श पाया जाता है। अपभ्रंश में री लिखा तो जाता था, परंतु इसका उच्चारण री हो गया था। संस्कृत री के स्थान पर अ, ई, उ, ए और री हो गया। जैसे कृष्ण का कन्न, कृत का किय, पृच्छ का पुच्छ, गृह का गेह, ऋण का ऋण आदि। अपभ्रंश में दीर्घ अंतिम स्वर का ह्रस्व हो जाता है अथवा लोप हो जाता है। जैसे संध्या शब्द का सज, प्रिया का पिय, गर्भिणी का गभ्भिनी आदि। अपभ्रंश में उकार बहुला की अधिकता पाई जाती है। जैसे प्यास का प्यासु, मूल का मूलू, कारण का कारण, जग का जगु आदि। अपभ्रंश में म का व, अक्ष का अक्ष और चौछा संयुक्त या सौम संयुक्त या मोह संयुक्त है। जैसे कि कमल का कवल, पक्षी का पक्षी या पक्षी, असमय का अमह अम। प्रारंभ में य के स्थान पर ज हो जाता है। जैसे युगल का जुगल। अपभ्रंश में व के स्थान पर ब पाया जाता है। जैसे कि बचन का बअन। कृष्ण के स्थान पर न हो जाए, जैसे कृष्ण, कन्न, कान। 2 व्यंजनों के मिलने पर एक व्यंजन शेष रहता है एवं पूर्ववर्ती स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। जैसे कस्य, कस, कासु। यहाँ स तथा य मिलने पर एक व्यंजन स शेष रह गया और क का स्वर दीर्घ हो गया। तस्य, तस्, तासु। पदरचना संबंधी विशेषता। अपभ्रंश का संस्कृत से संबंध बहुत कम हो गया। अपभ्रंश में वियोगात्मकता अधिक हो गई है। अपभ्रंश में धातु तथा नाम रूपों की संख्या बहुत कम हो गई है। अपभ्रंश भाषाओं में कारकों के नए चिन्ह मिलते हैं। जैसे कर्ण के लिए सहू, तण, संप्रदान के लिए केही, रेसी, आपादान के लिए थ्यू, होंत, संबंध कारक के लिए केर और कर, अधिकरण के लिए महे, मज आदि शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। अपभ्रंश भाषा में नपुंसक लिंग का बहुत कम प्रयोग हुआ। अपभ्रंश भाषा में आकारांत पुल्लिंग प्रातिपादकों की संख्या बढ़ गई। कारक के रूप कम होकर मात्र 6 रह गए। कारक 3 वर्गों में विभाजित हो गया:
कर्ता कर्म संबोधन, करण अधिकरण, संप्रदान आपादान एवं संबंध। वाक्य रचना में शब्द स्थान निश्चित हो गया। धातु रूपों में लट, लोट, लृट के रूप ही शेष रह गए। अपभ्रंश में लट का रूप लुप्त हो गया। लिट में स तथा ह से युक्त शब्द प्राप्त होते हैं। लिंग लकार में ज ज संयुक्त की अधिकता है, जैसे करिज्जय। प्रथमा एवं द्वितीया में शब्दों का प्रयोग बिना विभक्त के होने लगा। तृतीया तथा सप्तमी में एक वचन में ए तथा ई एवं बहुवचन में ही का प्रयोग अधिक होने लगा। एक वचन में ए, ई, अहि, एहि, इन, एल का भी प्रयोग होता था। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी के एक वचन के लिए ह, हे, हु, हो एवं बहुवचन के लिए हिंग का प्रयोग होने लगा था। भूतकाल के लिए अक्त प्रत्यय अधिक प्रयुक्त होने लगा। पूर्वकालिक क्रिया में एबी, अबी, हबी, यू, ई, अपी प्रयोग होता था, परंतु बाद में ई का प्रयोग की अधिकता हो गई। क्रियार्थक संज्ञा के लिए अण प्रत्यय अधिक प्रयुक्त होने लगा। इसका संबंध प्राकृत से ज्यादा था।